गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग कक्षा 12 जीव विज्ञान अध्याय 2 पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन का अध्ययन करें। बच्चों, यह जो लैंगिक जनन है, हमको पता है बच्चों कि लैंगिक जनन के लिए दो विपरीत लिंगों की आवश्यकता होती है, नर और मादा। अगर हम मनुष्य की बात करें तो मनुष्य में नर और मादा भाग अलग अलग होते हैं। जो नर भाग होते हैं उनको हम पुरुष कहते हैं और जो मादा भाग होते हैं उनको हम स्त्री कहते हैं। तो हमने मनुष्य में देखा कि नर और मादा दोनों अलग अलग होते हैं। लेकिन यदि बच्चों हम यहाँ पर बात करें पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन, तो जो पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन होता है बच्चों, जो इनका लैंगिक अंग होता है वह पुष्प होता है। पुष्पीय पौधों में जो लैंगिक अंग होता है बच्चों वह पुष्प होता है। पुष्प में ही लैंगिक जनन होता है, अर्थात लैंगिक अंग जो है पुष्प होता है। और इस पुष्प में नर तथा मादा दोनों भाग एक ही पुष्प में स्थित होते हैं, इसलिए यह द्विलिंगी होता है। अर्थात इसमें जो है दोनों लिंग नर और मादा दोनों एक ही पुष्प के अंदर होता है। तो बच्चों, आज हम इस अध्याय में पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन कैसे होता है इसका हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। लेकिन बच्चों, इसका अध्ययन करने के पहले हमें पुष्प की संरचना के विषय में अध्ययन करना होगा। और आपके बोर्ड एग्जाम में भी पुष्प की संरचना के विषय में, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह आपके बोर्ड के एग्जाम में भी अक्सर आता है। तो चलिए अध्याय 2 जो पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन है, इसका भाग 1 में हम लोग पुष्प की संरचना के विषय में अध्ययन करते हैं। तो बच्चों, हमने ये जो है यह फिगर बनाया है, ठीक है, पुष्प की संरचना का मैंने फिगर बनाया है। और बच्चों, यह जो पुष्प है हम देखेंगे पुष्प का जो लैंगिक अंग है वह इसके 4 चक्र होते हैं, 4 भाग होते हैं। तो यदि हम पुष्प की बात करें यहाँ से बच्चों, तो ध्यान रखिएगा पुष्प में जो आपका पौधों से जो आपका डंठल निकलता है, जो पादप से पुष्प का जो डंठल निकलता है बच्चों, उसी डंठल को हम लोग वृंत कहते हैं। और इसके ऊपर वाला भाग ये देखिए जो है फूला हुआ भाग होता है, ठीक है, इस फूले हुए भाग को हम लोग कहते हैं पुष्पासन। पुष्पासन, यह जो दोनों भाग है बच्चों, वृंत तथा पुष्पासन, यह दोनों पुष्प के लैंगिक अंग में नहीं आते बच्चों। यह वृंत तथा पुष्पासन यह दोनों पुष्प के लैंगिक अंग में नहीं। यह जो बच्चों पुष्पासन है, पुष्प आसन अर्थात पुष्प का आसन जिस पर पुष्प बैठा है, इसी को हम लोग कहते हैं पुष्पासन। इस पुष्प में 4 चक्र होते हैं और इसमें नर और मादा भाग होता है, अर्थात यह सभी चारों चक्र जिस पर बैठे होते हैं उसी को बोलते हैं पुष्पासन। अर्थात इसी पुष्पासन पर यह सभी 4 भाग जो पुष्प के हैं, 4 चक्र हैं, यह इसी पर टिका होता है, इसी पर बैठा होता है आपके पुष्पासन पर। लेकिन बच्चों, पुष्पासन तथा वृंत यह जो पुष्प के लैंगिक अंग में नहीं आता। पुष्प के जो लैंगिक अंग है बच्चों, यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है पुष्पों में लैंगिक अंग 4 चक्र इनके होते हैं। इन 4 चक्र में पहला जो चक्र है बच्चों उसको हम लोग बोलते हैं बाह्यदल पुंज। दूसरा जो चक्र होता है वह दल पुंज। तीसरा पुमंग जिसे हम नर भाग कहते हैं, और तीसरा जयांग जिसे हम मादा भाग कहते हैं। यही जो है आपके 4 चक्र होते हैं इस पुष्प में। देखते हैं तो कैसे कैसे जो भाग होता है। पहला जो है आपका बाह्यदल पुंज। देखिए यहाँ पर जो आपका यह पुष्पासन है, पुष्पासन के ऊपर यह आपका जो बना हुआ है यह है बाह्यदल पुंज। और यह बाह्यदल पुंज बच्चों यह हरे रंग का होता है, ठीक है, बाह्यदल पुंज। और बाह्यदल पुंज की अगर हम एक इकाई की बात करें तो एक इकाई को दल बाह्यदल कहते हैं और पूरी को मिलाकर बाह्यदल पुंज कहते हैं, ठीक है। तो बच्चों यह है क्या बाह्यदल पुंज, यह आपका अड़हुल का पुष्प है,
ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखिए यह अड़हुल का पुष्प है। तो यह वाला भाग देखिए, इसी को हमने कहा क्या यह वृंत है। यह जो बड़ा वाला डंठल है, यह जो बड़ा वाला डंठल है बच्चों, यही जो है इसका वृंत है। ठीक है, और ये देखिए यह ऊपर ऊपर जो थोड़ा सा उभरा हुआ भाग है, यही इसका जो है पुष्पासन है। और ये देखिए यह जो है बच्चों, ठीक है, यह जो हरे रंग का है, यही हरे रंग का भाग आपका बाह्य दल पुंज होता है। ठीक है, और यह बाह्य दल पुंज जो है बच्चों, ये देखिए अगर आप गुलाब के फूल को देखें बच्चे, तो जो है गुलाब के फूल में जो कली होती है, जब गुलाब का फूल कली के रूप में होता है तब देखेंगे यह जो बाह्य दल पुंज है, यह पूरे गुड़हल के फूल को उसका जो कली ढका रहता है। और यही जो बच्चों बाह्य दल पुंज है जो हरे रंग का, यह बाह्य दल पुंज है। इसी के द्वारा इस पुष्प को प्रकाश संश्लेषण, इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और जिसके द्वारा जो है भोजन इनको प्राप्त होता है। तथा यह पुष्प की सुरक्षा भी प्रदान करता है, क्योंकि यह जो पुष्प है यह बाह्य दल के भीतर स्थित होता है। ठीक है, जैसे यह देखिए बच्चों, यह देखिए यह जो आपकी कली है पूरी तरह से देखिए, यह जो आपका बाह्य दल पुंज है, यह बाह्य दल पुंज के आवरण है पूरा, और इसी के अंदर आपका यह जो पुष्प है इसके अंदर सुरक्षित है। और यही जो आपका बाह्य दल पुंज है, इसी के द्वारा यह हरे रंग का होता है, इसी के द्वारा यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और इन्हें भोजन मिलता है। और ये पुष्प को क्या है, सुरक्षा प्रदान करता है। अब जब यह पुष्प खिल जाता है, जब यह पुष्प खिल जाता है बच्चों, तो यह जो बाह्य दल पुंज है वह नीचे की तरह झुक जाता है या नीचे की ओर लटक जाता है, यह हरे रंग का होता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब यह तो हो गया मेरा बाह्य दल पुंज। तो यह बाह्य दल पुंज हरे रंग का होता है और इसी के द्वारा जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और इसी के द्वारा जो है आपको पुष्प को क्या मिलता है, भोजन मिलता है। और यह जो बाह्य दल पुंज है, ठीक है, यह आपके पुष्प को सुरक्षित भी रखता है, क्योंकि बाह्य दल पुंज के अंदर ही आपका पुष्प होता है। चलिए इसके ऊपर आए, तो इसके ऊपर देखिए यह जो है इसको हम दल पुंज कहते हैं। ठीक है, अनेक जो है आपका जो ये आपका ये जो बना हुआ संरचना, सभी को मिलाकर हम दल पुंज कहते हैं। लेकिन किसी एक यूनिट की बात करें, किसी एक की बात करें, एक इकाई की बात करें, तो उसको हम दल कहते हैं। तो यह दल पुंज क्या होता है बच्चों, यह देखिए यह अड़हुल का पुष्प है। क्या है बच्चों, यह अड़हुल का पुष्प है। तो अड़हुल का पुष्प का यह जो आपकी यह पत्तियां निकली हुई है, इन्हीं पत्तियों को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, दल पुंज कहते हैं। यही दल पुंज है। और बच्चों जो पुष्प का यह दल पुंज है, यह अनेक रंगों का होता है, भिन्न भिन्न रंगों का होता है, यह भिन्न भिन्न रंगों का होता है। जैसे यदि आप गुलाब का पुष्प देखें, तो गुलाब के पुष्प में आप देखेंगे सफेद रंग का भी गुलाब होता है, आपका लाल रंग का भी होता है, गुलाबी रंग का भी होता है, पीले रंग का भी होता है। इस तरह से अनेक रंगों का आपका जो है वह पुष्प, गुलाब का जो रंग है वह गुलाब रंग का फूल होता है। बच्चों तो कहने का मतलब यह है कि यह जो दल पुंज है, इन्हीं दल पुंज को देखकर ही हम बता सकते हैं कि यह पुष्प किस रंग का है। तो दल पुंज जो है, ठीक है, उसके भिन्न भिन्न रंग होते हैं और इन्हीं रंगों को देखकर हम बताते हैं कि यह पुष्प किस रंग का है। जैसे यह गुड़हल आपके लाल रंग का है, क्यों, इस दल पुंज के रंग को देखकर ही हम बताते हैं कि यह पुष्प किस रंग का है। बच्चों प्रश्न यह उठता है कि यह जो दल पुंज है, यह इसके अलग अलग रंग क्यों होते हैं। बच्चों इसके अलग अलग रंग इसलिए होते हैं क्योंकि यह अपने रंगों द्वारा, ठीक है, यह आकर्षण पैदा करते हैं और इसी के द्वारा भंवरों और तितलियां और कीटों को अपनी ओर यह आकर्षित करते हैं। इसलिए जो इनका दल पुंज है वह भिन्न भिन्न रंगों का होता है। और यह भिन्न भिन्न रंगों का इसलिए होता है क्योंकि यह भंवरों और तितलियों और कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ध्यान रखिएगा बच्चों,
हम जो सुगंध लेते हैं, जो हम पुष्प की महक लेते हैं, वह किसका लेते हैं? इसी दलपुंज का लेते हैं, क्योंकि दलपुंज में महक होती है, सुगंध होता है इसी दलपुंज में। और हम जब पुष्प को सूंघते हैं या उसकी सुगंध लेते हैं तो किसका लेते हैं? इसी दलपुंज का लेते हैं, क्योंकि सुगंध और महक कहाँ पर होती है पुष्प में? तो इसी दलपुंज पर होता है। बच्चों रात को क्या होता है? रात में तो हमें जो है ये जो रंग बिरंगी जो है पत्तियां हैं, जो दलपुंज है, वह तो हमें दिखाई नहीं देंगी, भंवरों या कीट पतंगों को वह दिखाई नहीं देंगी। तो रात के जो है आपके पुष्पी पौधे होते हैं, रात को जो पुष्प निकलता है, रात वाले जो पौधे हैं, उनका जो पुष्प वह सफ़ेद रंग का होता है, वह रंग बिरंगा नहीं होता, क्योंकि रात को जो है ये दिखाई नहीं देते, इनके रंग बिरंगे रंग, इनका आकर्षण रात को दिखाई नहीं देगा। इसलिए रात को जो पुष्प है, जो फूलने वाला पुष्प है, वह सफ़ेद रंग का होता है। और रात को जो पुष्प होते हैं, ठीक है, उसमें महक बहुत अधिक होती है। जैसे रात रानी, जो रात रानी पुष्प होता है, जो रात को फूलता है बच्चों, ठीक है, वह सफ़ेद रंग का होता है और उसमें महक बहुत अधिक होती है। अर्थात आपने इसी महक के द्वारा वह भंवरों, तितलियों और कीट पतंगों को अपनी ओर यह आकर्षित करते हैं दलपुंज। तो बच्चों हमने पुष्प में देखा कि अभी तक पुष्प में जो क्या होते हैं, पुष्प पर ये देखिए यह वाला जो भाग है, यहाँ पर देखिए यह आपका वृत्त है और यहाँ जो ऊपर जो उभरा हुआ भाग होता है, ठीक है, जिसको हम जो है पुष्पासन कहते हैं। और यह जो है आपका बाह्य दलपुंज है। और जब यह पुष्प फूल जाता है तो बाह्य दलपुंज इनके द्वारा ढक जाता है। इस जो है दलपुंज के द्वारा यह जो बाह्य दलपुंज है वह ढक जाता है। लेकिन यदि कली की अवस्था में होता है तो इस तरह से कली की अवस्था में यह आपका पुष्प होता है, पूरी तरह से यह कली जो है कली से ढका रहता है। लेकिन जब यह पुष्प निकल जाता है तो यह जो आपका बाह्य दलपुंज है यह पुष्प द्वारा ढक जाता है। तो यह हो गया बच्चों दलपुंज। अब दलपुंज के आगे आए बच्चों, तो दलपुंज में ही जो आपका बाह्य दलपुंज है, बाह्य दलपुंज में ही अंदर की ओर जो है आपका पुमंग निकला होता है, पुमंग निकला होता है। और यही पुमंग क्या कहलाता है? यही पुमंग जो है पुष्प का नर भाग कहलाता है। पुमंग से पुरुष, पुमंग पूछा जाए अगर आपके प्रश्न में कि पुष्प में नर भाग कौन है, तो पुष्प का जो नर भाग होता है वह पुमंग होता है, पु से पुरुष या पुमंग। तो यदि आप पुष्प का नर भाग पूछा जाए तो नर भाग क्या है? पुमंग है। और इसकी जो है अनेक पुमंग होते हैं, तो सभी पुमंगों को मिलाकर जो है सामूहिक रूप से इनको पुमंग कहते हैं। लेकिन यदि इसकी एक इकाई की बात करें तो एक इकाई को, सिंगल इकाई को, एक यूनिट को हम पुंकेसर कहते हैं। ठीक है, हम क्या कहते हैं बच्चों? पुंकेसर कहते हैं। और जो मादा भाग होता है, ध्यान रखिएगा, यह आपका जो है मादा भाग है, यहाँ से यहाँ तक लेकर यह मादा भाग होता है और जिसको हम जायांग कहते हैं। और इसके एक इकाई को हम स्त्री केसर कहते हैं। तो यह पुष्प का नर भाग है और यह पुष्प का मादा भाग है। देखिए बच्चों, अगर हम इस पुष्प की बात करें, यह एक पुष्प है। इस पुष्प की बात करें बच्चों तो देखिए यह आपका दलपुंज है और दलपुंज के अंदर यह देखिए यह जो है आपका क्या निकला हुआ है, ये देखिए बच्चों, इस तरह से यह आपका जो है पुमंग और जो है जायांग निकला हुआ है। देखिए यह जो बीच वाला भाग है, ये जो इसका यह बीच वाला भाग है देखिए, और यह ऊपर अलग कलर का है, तो यह इसका जो है मादा भाग है, यह इसका मादा भाग है बच्चों। और यह देखिए यह जो निकला हुआ है और यह सब इसका जो है क्या है, यह इसका नर भाग है, पुमंग है। तो पुमंग की संख्या अधिक होती है। देखिए अनेक पुमंग इसमें है, देखिए यह पुमंग की संख्या है। और यह जो बीच में आया हुआ है और ऊपर का ये देखिए इसका कलर और इन कलर से भिन्न है। देखिए यह पीला कलर का है और यह हल्का सा वाइट लिया हुआ है, तो यह इसका मादा भाग है। और यह आपका डंठल जो है यह क्या है, यह इसका जो है जो आपका
पुष्प का यह नर भाग है, अनेक जो है डंठल निकले हुए हैं, तो यह सभी पुष्प का नर भाग है ये, और यह वाला जो है वह पुष्प का मादा भाग होता है। तो इस तरह से देखेंगे कि जो यह दलपुंज है, दलपुंज के अंदर ही पुष्प का नर भाग और पुष्प का मादा भाग इसके अंदर जुड़ा होता है। ठीक है, इस तरह से देखिए, इस तरह से जुड़ा होता है। और जो यह वाला भाग है, यह पुष्प का जो है आपका मादा भाग है, देखिए इसका कलर कुछ भिन्न है इस तरह से। और यह जो आपका पुष्प का जो है मादा जो नर भाग है, देखिए इसका कलर जो है हल्का सा पिंक लिया हुआ है, इस तरह से देखेंगे, और इसका कलर कुछ भिन्न है। ठीक है बच्चों, और यदि हम यह देखें, यह गुड़हल का पुष्प है, तो इस गुड़हल के पुष्प में देखिए जो आपका यह निकला हुआ है, यह आपका मादा भाग है बच्चों, यह आपका मादा भाग है, ये ऊपर वाला। और जो इस मादा भाग में यह जो पीला पीला ये जो डंठल निकला हुआ, ये जो पीला पीला निकला हुआ है बच्चों, यह जो है पुष्प का क्या है, नर भाग है। ये जो पीला पीला भाग निकला हुआ है, यह पुष्प का, ठीक है, नर भाग है, और बीच में जो ये है यह पुष्प का मादा भाग होता है। तो इस तरह से हम पुष्प में कौन सा जो है नर भाग है और कौन सा मादा भाग है, इसकी हम पहचान करते हैं। तो बच्चों यह जो आपका पुष्प है, पुष्प में जो है अनेक जो है आपकी पुमंग होते हैं, और सभी अनेक नर भाग होते हैं, सभी को मिलाकर हम पुमंग करते हैं, और किसी एक को हम क्या कहते हैं, पुंकेश्वर। जैसे इसमें अनेक जो है आपका इन पूरे को सम्मिलित रूप से कहा जाए तो यह पुमंग कहा जाएगा। लेकिन यदि हम किसी एक भाग की बात करें, एक भाग की बात करें, तो यह क्या कहलाएगा, यह पुंकेश्वर कहलाएगा। तो एक भाग को हम पुंकेश्वर कहते हैं, और सभी पुंकेश्वरों को मिलाकर आपका सम्मिलित रूप से हम इनको पुमंग कहते हैं। यह नर भाग के 3 भाग होता है। जो ऊपर यह उभरा हुआ भाग है बच्चों, देखिए यह ऊपर उभरा हुआ भाग है, ठीक है, इस उभरे हुए भाग को हम लोग क्या कहते हैं, परागकोश कहते हैं। ध्यान रखिए बच्चों। अब हम एक जो है पुंकेश्वर की बात कर रहे हैं, पुमंग के एक इकाई की बात कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए जो है इसके 3 भाग होते हैं। जो यह उभरा हुआ भाग होता है, उभरा हुआ फूला हुआ भाग होता है, इसको हम परागकोश कहते हैं। और यहाँ से यहाँ तक जो आपका डंठल है, इसको हम बोलते हैं पूतंतु, पूतंतु। और यहाँ बीच में अर्थात जो फूला हुआ भाग है, इसमें 2 कोष्ठ होते हैं। एक कोष्ठ यह होता है, दूसरा कोष्ठ यह होता है। इन दोनों कोष्ठों को जोड़ने के लिए, ठीक है, यह जो संरचना है इसको हम योजी कहते हैं। अर्थात योजी के द्वारा जो है जो आपका यह परागकोश है वह जुड़ा होता है, क्योंकि परागकोश जो उभरा हुआ भाग है इसमें 2 चेंबर होते हैं, 2 कोष्ठ होते हैं, और ये एक दूसरे से योजी द्वारा जुड़े होते हैं। अब यदि हम इसके मादा भाग की बात करें बच्चों, तो यह यहाँ से लेकर यहाँ तक के यह भाग को, ठीक है, जो पीले रंग से यह आपका किया गया है, और इन सभी को हम मादा भाग कहते हैं, और इस मादा भाग को जायांग कहते हैं, और एक जो है इकाई को हम स्त्रीकेसर कहते हैं। यदि इसके हम इस नीचे वाले भाग को देखें, तो यह नीचे वाला भाग देखिए, यह लोटे के समान यह उभरा हुआ है, यह लोटे के समान है। तो जो इनका यह लोटा वाला भाग है, लोटे के समान वाला भाग है, इस भाग को हम कहते हैं अंडाशय। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक के भाग को जायांग कहते हैं, यह मादा भाग है। और यह जो नीचे वाला भाग है, जो लोटा की तरह भाग है, इसको हम अंडाशय कहते हैं। और इसके ऊपर जो यह पतला इस तरह से ऊपर जो है सुराही हुआ जो इस तरह की संरचना है, इसको हम वर्तिका कहते हैं। और जब से टॉप पर सबसे जो अग्र भाग होता है, सबसे टॉप वाला भाग होता है, जो अग्र वाला भाग होता है, इसको हम लोग बोलते हैं वर्तिकाग्र। तो इस तरह से बच्चों मादा के भी 3 भाग होते हैं। मादा भाग को जायांग कहते हैं, और जायांग के 3 भाग होते हैं। जो सबसे टॉप पर होता है उसको वर्तिकाग्र कहते हैं, ठीक है। और जो सुराही जैसी संरचना बीच में होती है उसको वर्तिका कहते हैं। और जो नीचे लोटा जैसी संरचना या उभरा हुआ जो संरचना है इस तरह से, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, इसे हम अंडाशय कहते हैं। और इसी अंडाशय में बच्चों, इसी अंडाशय में होता है, इसी अंडाशय में देखिए यह जो संरचना बना हुआ है, यह है बीजाणु।
यह जो बीजांड है, बीजांड के अंदर ही मादा युग्मक होता है और मादा युग्मक को हम लोग कहते हैं अंड कोशिका। तो अगर पूछा जाए पुष्प में मादा अंग कहाँ स्थित होता है, तो पुष्प का मादा अंग कहाँ होता है? बीजांड में स्थित होता है, बीजांड या अंडाशय में स्थित होता है। उसी तरह से अगर हम पूछा जाए पुष्प का जो नर भाग होता है वह कहाँ स्थित होता है, तो इनका जो नर भाग है बच्चों, वह पराग कोश में जो है इनका नर भाग स्थित होता है, जिसे हम परागकण कहते हैं, जिसे हम परागकण कहते हैं। यहाँ छोटे छोटे दाने होते हैं, ठीक है। इसमें क्योंकि देखेंगे आगे हम पढ़ेंगे परागकोश के विषय में, तो परागकोश में 4 चैम्बर होते हैं और उस 4 चैम्बरों में छोटे छोटे दाने जैसी संरचना होती है, जिसे हम परागकण कहते हैं। तो जो पुष्प का नर युग्मक है उसको क्या कहते हैं? पुष्प के नर युग्मक को परागकण कहते हैं। पुष्प का जो मादा युग्मक है, ठीक है, तो मादा युग्मक को हम कहते हैं अंडकोशिका। नर युग्मक कहाँ स्थित होता है? नर युग्मक परागकोश में स्थित होता है। और मादा युग्मक कहाँ स्थित होता है? तो मादा युग्मक अंडाशय के बीजांड में स्थित होता है। ठीक है बच्चों, तो यह जो आपने संरचना देखा, ठीक है, यह जो पुष्पों में लैंगिक जनन, जिसमें आपने देखा कि 4 चक्र होते हैं, बादलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जल, ठीक है। और ध्यान रखिए, तो यह 2 प्रकार से विभाजित होता है। एक सहायक अंग होता है, सहायक अंग में 2 आते हैं, एक बादलपुंज और दलपुंज। यह जो बादलपुंज, दलपुंज, यह सहायक लैंगिक अंग होते हैं, क्योंकि यह लैंगिक अंग में सीधे भाग नहीं लेते, कुछ सहायता करते हैं लैंगिक में। ध्यान रखिएगा, पुष्प का जो बाह्यदलपुंज है और दलपुंज, यह सहायक लैंगिक अंग होते हैं, क्योंकि यह लैंगिक अंग में सीधे भाग नहीं देते, बल्कि लैंगिक अंग में कुछ सहायता प्रदान करते हैं, इसलिए इन दोनों को सहायक लैंगिक अंग कहते हैं। और पुमंग तथा जो है जायांग, यह सीधे लैंगिक अंग में भाग लेते हैं, इसलिए इसे पुष्प का लैंगिक अंग कहा जाता है। और यही जब परागकण, ठीक है, तथा अन्य कोशिका दोनों जब मिलते हैं तब निषेचन की क्रिया प्रारंभ होती है और उसी से युग्मनज बनता है और युग्मनज से नए गुण अर्थात नए संतान, नए पुष्प का निर्माण होता है। तो किस तरह से पुष्पों में निषेचन की क्रिया होती है, किस तरह से परागकण जो है आपके वर्तिकाग्र पर आते हैं और यहाँ पर कैसे पहुँचते हैं, इस मादा युग्मक में कैसे पहुँचते हैं और मादा युग्मक पहुँचकर एक दूसरे से कैसे संलयित होते हैं, इसका अध्ययन हम विस्तार से पढ़ेंगे। अगले वीडियो में बच्चों हम अध्ययन करेंगे कि यह परागकोश क्या है, परागकोश में परागकण क्या है, और परागकोश में देखेंगे एक लघु बीजाणुधानी होता है, यह लघु बीजाणुधानी क्या है, इसके विषय में हम अगले वीडियो में देखेंगे। बच्चों, यदि यह जो है आपको पुष्प की संरचना अच्छी तरह से बच्चों यदि आपको समझ में आया तो बच्चों इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों